आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उप समुच्चय के बारे में, सबसेट। इसके पहले हम लोगों ने समुच्चय को वेन आकृति में किस प्रकार दर्शाया जाता है वो देखा। इसके बाद अगली कड़ी आज हम देखेंगे कि उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं और उसके आगे क्या क्या गुणधर्म है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उप समुच्चय। इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दो समुच्चय है ए और बी। यदि एक समुच्चय बी के सभी घटक समुच्चय ए के अंदर हैं तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण लेंगे हम लोग। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये एक समुच्चय लिया मैंने। दूसरा एक समुच्चय लिया बी बराबर 3 4 6। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चय बी में जो घटक हैं 3 4 6, सारे के सारे घटक समुच्चय ए के अंदर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो समुच्चय बी है ये समुच्चय ए का उप समुच्चय है। समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ठीक है, एकदम आसान है। एक समुच्चय हमने एक बड़ा समुच्चय लिया है ए और दूसरा एक समुच्चय लिया है बी। बी को देखने पे ये हमें लगता है, ये हमें पता चल रहा है कि तीनों के तीनों घटक समुच्चय ए के अंदर हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। संकेत के रूप में उसको ऐसे लिखा जाता है, बी बराबर बी उप समुच्चय ए। ये जो मैंने चिन्ह बनाया इस चिन्ह को कहते हैं उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट का चिन्ह है ये। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, क्योंकि बी के सारे घटक किसके अंदर है, ए के अंदर है। समझ में आया उप समुच्चय। इसको हम वेन आकृति के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। उप समुच्चय को वेन आकृति के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे ये हमारा बड़ा समुच्चय है ए, समुच्चय ए के अंदर है ना बी, राइट, क्योंकि बी के सारे घटक ए के अंदर है। तो इसका मतलब बी को हमें ए के अंदर बनाना पड़ेगा, राइट। ये मैंने बना दिया बी। जो बी के अंदर है पहले वो लिख लेंगे। बी के अंदर क्या है, 3 4 6, 3 4 6, ये बी के अंदर हो गए। अगर ये बी के अंदर हो गए तो ए के अंदर भी तो हो गए ना, बराबर। तो और बाकी घटक कौन से बचे, ए के 3 4 6 हो गए, 3 4 6 बचे क्या, 1 2 और 5। उसको हम बाहर लिख देंगे क्योंकि वो बी के बाहर है, बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 और 5। ये हो गई हमारी वेन आकृति उप समुच्चय के लिए। इस आकृति को देख के हम क्या कह सकते हैं, समुच्चय बी के सारे घटक समुच्चय ए में हैं, इसीलिए बी उप समुच्चय है ए का। पहला गुणधर्म क्या है, ए उप समुच्चय होता है खुद का। इसे हम शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, समुच्चय ए का समुच्चय ए स्वयं का उप समुच्चय होता है। कैसे, ये कथन समझ में आया।
समुच्चय ए स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो समझने के लिए क्या परिभाषा पे ध्यान देना पड़ेगा। परिभाषा क्या है, अगर एक समुच्चय के सारे घटक समुच्चय दूसरे में होंगे तो छोटा वाला जो समुच्चय होगा वो बड़े समुच्चय का उप समुच्चय होगा, जैसा हमने पहले देखा। एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। a बराबर 2, 4, 6, 8, 10, ये एक समुच्चय लिया हमने, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसके घटक कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे के सारे घटक a के अंदर हैं, बराबर। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, समुच्चय a के सारे घटक स्वयं उसके अंदर है, राइट। इसका मतलब ये जो समुच्चय a है वो उप समुच्चय हुआ स्वयं का, क्योंकि उसके सारे घटक उसके खुद के अंदर तो होंगे ना, करेक्ट। तो a उप समुच्चय है a का। समझ में आई है। दूसरा गुणधर्म, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये भी बात समझ में आ गई। रिक्त समुच्चय आपको मालूम है, उसमें तो कोई भी घटक नहीं है, राइट। मतलब अगर ये कोई रिक्त समुच्चय है, a बराबर रिक्त समुच्चय, और यानी कि इसको हम फाई भी कहते हैं। फिर दूसरा एक समुच्चय लिया b, 2, 4, 5, ठीक है। इसका मतलब हम ये वाक्य कह सकते हैं कि समुच्चय A के सारे घटक समुच्चय B में है, राइट। लेकिन समुच्चय क्या है, रिक्त है, एक भी घटक नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हम इसको ऑटोमेटिकली इसका उप समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का समुच्चय है, राइट। रिक्त समुच्चय एक प्रकार का समुच्चय है, इसीलिए वो हम प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है ऐसा कह सकते हैं। तो इसका जो हम लोग ऐसे लिखेंगे, A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। A मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय, वो उप समुच्चय होगा B का। हमेशा ध्यान में रखो कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तीसरा गुणधर्म, मान लो कोई दो समुच्चय बराबर है, सम समुच्चय A बराबर B, A बराबर B। तो सम समुच्चय के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सम समुच्चय हमने पढ़ा था, उसकी परिभाषा क्या थी, यदि समुच्चय A के सारे घटक समुच्चय B में हों और समुच्चय B के सारे घटक समुच्चय A में हों तो दोनों समुच्चय सम समुच्चय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के सारे घटक B के अंदर है, दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B, बराबर। और B के सारे घटक A के अंदर है, इसका मतलब B भी जो है A का उप समुच्चय है। इस कथन से ये हमें समझ में आता है कि दोनों बराबर होंगे, कब, जब A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो ही दोनों सम समुच्चय होंगे। इसका उल्टा भी सत्य होता है। उल्टा मतलब क्या, यदि कोई दो समुच्चय हैं जिनके घटक एक दूसरे के अंदर हैं, सारे के सारे घटक एक दूसरे के अंदर हैं, तो मतलब A उप समुच्चय है B का और B उप समुच्चय है A का, तो A बराबर B, ठीक है। दोनों तरफ से ये वाक्य सत्य होता है। A बराबर B तो ये होगा, और यदि A उप समुच्चय B तथा B उप समुच्चय A तो A बराबर B, ऐसा होता है। ओके, अब हम देखेंगे विश्व समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो विश्व समुच्चय समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। B बराबर 2, 4, 6, 8,
सी बराबर 1 3 5 7 9, डी बराबर 2 8 10 9। इस प्रकार से मैंने समुच्चय लिया। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक समुच्चय मैंने ए लिया हुआ है। ये जो समुच्चय बी है इसके सारे घटक समुच्चय ए के अंदर है, करेक्ट। समुच्चय सी है, इसके भी सारे घटक समुच्चय ए के अंदर है। ये जो तीसरा समुच्चय डी है उसके भी सारे घटक समुच्चय ए के अंदर है, करेक्ट। इसका मतलब ये तीनों समुच्चयों के लिए बी सी और डी के लिए विश्व समुच्चय ए है। ये जो ए है ये विश्व समुच्चय कहलाएगा क्योंकि सबसे बड़ा सेट है और उससे जो छोटे छोटे सेट हैं उनके सारे घटक ए के अंदर है। इसीलिए ए जो है उन छोटे समुच्चयों का विश्व समुच्चय है। इसी समुच्चयों में यदि एक समुच्चय और मैं जोड़ दूं, ई बराबर 1 9 10 11 12, समुच्चय ई मैंने जोड़ दिया। अब इसमें जो घटक मैंने लिया है 11 और 12, क्या वो समुच्चय ए के अंदर है? नहीं है, बराबर। अब ये जो समुच्चय ई मैंने लिया है उसके अंदर जो घटक है 11 और 12, क्या वो समुच्चय ए के अंदर है? क्या नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय ए है वो समुच्चय ई के लिए विश्व समुच्चय नहीं है। विश्व समुच्चय सिर्फ किसके लिए होगा? बी सी डी, बराबर। ए सबसे बड़ा समुच्चय है और बाकी जो समुच्चय हैं बी सी डी उसके सारे घटक ए के अंदर हैं, इसीलिए ए जो है विश्व समुच्चय है। इसे भी समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। ए बराबर, वही उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये समुच्चय लिया। दूसरा एक समुच्चय लिया, बी बराबर 1 3 5 7 9, एक और समुच्चय लिया, सी बराबर, पहले ये दो ही लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये जो समुच्चय बी है इसके सारे घटक समुच्चय ए के अंदर हैं, करेक्ट। इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि बी जो है उप समुच्चय है ए का। ओके, अब हमें पूरक समुच्चय समझना है। तो पूरक समुच्चय किसका होता है? बी का हम लिखेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किसका ज्ञात करेंगे? बी का। उसे दर्शाने के लिए बी डैश, ठीक है, पूरक समुच्चय को बी डैश। तो बी डैश मतलब बी के ऊपर डैश है, इसका मतलब बी का पूरक समुच्चय। ओके, बी डैश से दर्शाओ, या बी और ऊपर एक छोटा सा सी, इस प्रकार का बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे पढ़ेंगे इसको? बी कॉम्प्लीमेंट, या ये पढ़ना है तो बी डैश। दोनों का मतलब क्या होता है? बी का पूरक समुच्चय। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये समुच्चय? कैसे लिखते हैं? बी डैश बराबर कौन से घटक आएंगे वो ध्यान से देखते हैं अब हम। बी के अंदर जो घटक हैं, ओके, उसके अलावा बचे हुए घटक समुच्चय ए के, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है,
बी में क्या है 1, तो यहाँ पर नहीं आएगा वो। 3 यहाँ पर बी में है, यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही सारे घटक जो बी में हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। उसके अलावा जो बचे हुए घटक हैं वो यहाँ पर आएंगे। कौन से घटक बचे हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। लिख दिया हमने पूरक समुच्चय, बी डैश लिख दिया। यही है पूरक समुच्चय। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि पूरक समुच्चय में वे घटक होते हैं जो उस समुच्चय में, संबंधित समुच्चय में नहीं होते। ठीक है, ये हमने, तो पूरक समुच्चय लिखने के लिए हमारे पास एक विश्व समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि जो समुच्चय होता है और उसका जो पूरक समुच्चय होता है वे सारे के सारे घटक समुच्चय ए के अंदर होते हैं। इसीलिए समुच्चय ए जो है इन दोनों का विश्व समुच्चय है। बराबर, इसका मतलब जहाँ पर पूरक समुच्चय होगा वहाँ पर विश्व समुच्चय होगा। ओके, ये भी क्लियर है कि बी डैश बी उप समुच्चय है किसका? ए का। बी डैश उप समुच्चय है ए का। आप यहाँ पर ये भी ध्यान दे रहे हो कि बी में और बी डैश में कोई भी घटक कॉमन नहीं है। बी और बी डैश में कोई भी घटक कॉमन नहीं है। ठीक है, इसे पूरक समुच्चय क्यों नाम दिया गया है? पूरक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? पूरा करने वाला। पूरक जो शब्द है इसका मतलब पूरा करने वाला। हमने बी डैश लिखा है, ये किसको पूरा करता है? कौन से समुच्चय को पूरा करता है? बी को। बी डैश मतलब बी का, तो बी को पूरा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो घटक हैं सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 सारे के सारे घटक हैं क्या? नहीं, मतलब ये अधूरा है, इसको पूरा करना है। बाकी घटक लिख कर, तो बाकी घटक हमने वो समुच्चय में लिख दिया, तो दोनों मिलाकर ये पूरा विश्व समुच्चय बन गया। विश्व समुच्चय को पूरा कर दिया उसने, राइट? तो इसीलिए इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। ये उदाहरण लिया मैंने, C बराबर AEIOU, और दूसरा एक समुच्चय लिया D बराबर AE। इसका पूरक समुच्चय लिखो, D का पूरक समुच्चय लिखो। बराबर, तो लिखेंगे D का पूरक मतलब D डैश बराबर कौन से घटक? जो D के अंदर नहीं है। A है यहाँ पर, E नहीं है तो यहाँ पर आ गया, I है यहाँ पर, O यहाँ नहीं है तो यहाँ आ गया, U यहाँ पर नहीं है तो यहाँ आ गया। हो गया पूरक समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार से हम जब सवाल हल करेंगे तो पूरक समुच्चय को लिखेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी हमने समझा है आइए उसको पक्का करते हैं अलग अलग सवाल लेकर। पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है, यदि A बराबर, ये सारे घटक हैं इसके अंदर A B C D E, समुच्चय B बराबर C D E F, समुच्चय C बराबर B, D, और समुच्चय D बराबर A, E। ये हमने 4 समुच्चय लिया है। इन 4 समुच्चयों के आधार पे हमें यहाँ जो कथन लिखे गए हैं ये कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। ओके, तो पहला कथन है यहाँ पर C उप समुच्चय है B का। आपको ये पढ़ने आता ही है, C उप समुच्चय है B का। इसका मतलब समुच्चय C के सारे घटक समुच्चय B के अंदर होने चाहिए। करेक्ट? तो हम देखेंगे कि समुच्चय C के सारे घटक समुच्चय B के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पर है समुच्चय C, उसमें 2 है घटक B और D। क्या वो
समुच्चय बी के अंदर है? पहला घटक कौन सा है? बी। क्या वो समुच्चय बी के अंदर है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय सी के सारे घटक समुच्चय बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब समुच्चय सी समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। करेक्ट। तो हमें पता चल गया कि ये जो कथन लिखा हुआ है यहाँ पर, समुच्चय सी उप समुच्चय है बी का, जबकि वो नहीं है, तो ये कथन गलत है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य। यह कथन असत्य है। दूसरा कथन देखते हैं। A is the subset of D. A is the subset of D. ये दो समुच्चयों पर ध्यान दो, समुच्चय A और समुच्चय D। तो हमें क्या देखना है? ये जो कथन लिखा है, क्या लिखा है ये कथन? A उप समुच्चय है D का। अब देखते हैं या नहीं। A के सारे घटक मतलब A B C D E, क्या वो D के अंदर है? नहीं है। करेक्ट। तो ये कथन भी क्या हुआ? असत्य। ओके। समुच्चय A के सारे घटक समुच्चय D के अंदर नहीं है, जैसा हम यहां पर देख रहे हैं। करेक्ट। तीसरा, यह है तीसरा कथन, D इज द सबसेट ऑफ B। मतलब क्या लिखा है ये? D उप समुच्चय है B का। तो देखते हैं या नहीं। समुच्चय D कौन सा है? ये है। इसमें दो घटक है, A और E। ये उप समुच्चय है किसका? B का। तो B यहाँ पर है, A है इसके अंदर? नहीं है। E है इसके अंदर? है, लेकिन A नहीं है। सारे घटक होने चाहिए, इसलिए ये कथन भी क्या हुआ? असत्य। ओके। चौथा, फोर्थ, B is the subset of A. B is the subset of A. क्या ये उप समुच्चय है? यहाँ पर देखो, B उप समुच्चय है A का। चेक करो, B क्या है? C D E F, और A है बड़ा वाला समुच्चय A B C D E। तो देखते हैं B के सारे घटक इसके अंदर है या नहीं। C है, D है, E वो भी है, F है क्या इसमें? A के अंदर नहीं है। इसका मतलब B समुच्चय A का उप समुच्चय नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। पांचवा कथन है, B इज द सबसेट ऑफ A। ये पांचवा था। अब हम चौथा देखेंगे। ये है चौथा कथन, D is the subset of A. D is the subset of A. समुच्चय D समुच्चय A का उप समुच्चय है, ये ऐसा लिखा है। चेक करेंगे, D के अंदर क्या है? A और E। वो दोनों घटक A के अंदर है कि नहीं? A और E है, मतलब D के सारे घटक समुच्चय A के अंदर है, इसलिए D A का उप समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि D के सारे घटक समुच्चय A के अंदर है। पांचवा है, C is the subset of A. C is the subset of A. ये तो अब कर सकते हो आप। समुच्चय C के सारे घटक A के अंदर है या नहीं, ये देखना है। समुच्चय C मतलब B और D है, वो A के अंदर है। करेक्ट। B और D, इसलिए समुच्चय C A का उप समुच्चय है। तो ये कथन भी क्या हो गया? सत्य। तो आपको आ गया देखने बराबर कि कौन सा समुच्चय उप समुच्चय है या नहीं। यह है दूसरा सवाल, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाइए। ये समुच्चय x दिया है और ये समुच्चय y दिया है। इसको हमें वेन आकृति से दर्शाना है। विश्व समुच्चय कौन सा लिया है?
1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय लेना है। ओके, तो वेन आकृति दर्शाने से पहले ये जो समुच्चय हमें दिया है उसको हम लोग सूची पद्धति में लिख लेते हैं। सूची पद्धति में लिखने से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन से घटक है। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि उसमें घटक कौन से हैं। तो पहले हम लोग इस समुच्चय को सूची पद्धति में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो विश्व समुच्चय है उसको हमें क्या लेना है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या। विश्व समुच्चय को U से हम लोग दर्शाते हैं। तो जो विश्व समुच्चय है U, इसके अंदर क्या आएगा, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या। कहाँ तक, 20 तक। ओके, ये हमारा है विश्व समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 20 तक। 1 से लेके 20 तक ये सारी संख्याएं विश्व समुच्चय में है। दूसरा जो समुच्चय दिया है हमारे पास वो है x। तो ये जो x है ये दिया है, इसमें x घटक ऐसा है कि x बिलोंग्स टू n। x भी प्राकृत संख्या है। और कैसी प्राकृत संख्या है, x जो है 7 से बड़ी है और 15 से छोटी है। 7 is less than x and less than 15। ओके, मतलब x जो है 7 और 15 के बीच की संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के अंदर 8, क्योंकि x 7 से बड़ा है, 8 से शुरू होगा। 9 10 11 12 13 और 14। ओके, 15 से छोटी है, इसीलिए x के अंदर क्या आएगा, 8 9 10 11 12 13 14। तीसरा समुच्चय में लिखना है y। y बराबर, y इज सच दैट, y इस प्रकार है कि y बिलोंग्स टू n। y भी प्राकृत संख्या है। y यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो y के अंदर घटक कौन से होंगे, 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19। ये सारी अभाज्य संख्या है 1 से 20 के बीच की। ओके, अब हमारे पास तीनों समुच्चय आ गए। ओके, अब इसे हमें वेन आकृति के द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, विश्व समुच्चय U। तो एक बड़ा समुच्चय बनाया मैंने, ये हो गया विश्व समुच्चय U। ये हो गया विश्व समुच्चय U। ठीक है, अब U जो है पूरा प्राकृत संख्या है 1 से लेके 20 तक। ये जो x है ये किसके अंदर है, विश्व समुच्चय के अंदर है, बराबर, क्योंकि ये जो भी संख्याएं हैं वो विश्व समुच्चय के अंदर है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर मैंने पूरा ये जो x है वो मैंने विश्व समुच्चय के अंदर बनाया। ओके, क्योंकि ये जो x है, समुच्चय x है, वो विश्व समुच्चय के अंदर है। सारे घटक विश्व समुच्चय के अंदर है, इसलिए ये समुच्चय पूरा का पूरा विश्व समुच्चय में बनाना पड़ेगा। दूसरा जो समुच्चय y है उसको हमें बनाना है, राइट। तो जो y रहेगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि x और y में कुछ कॉमन है क्या। ठीक है, 2 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है। 2 3 5 7, ये 8 से शुरू है, तो ये कॉमन है। यहाँ पे 11 है,
13 है, राइट। तो मैं y को इस प्रकार बनाऊंगा। ये हमने जब वेन आकृति के सवाल हल किए थे तो आपने देखा था ऐसी एक आकृति मैंने बनाया था। ये जो बीच वाला भाग होता है ये भाग दोनों में होता है, राइट। ये जो भाग है ये कहाँ है, दोनों में है, बराबर। तो ये भाग हमने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ घटक हैं जो दोनों में हैं। तो जो घटक दोनों में है उसको हमें ये बीच वाले भाग में बताना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से घटक हैं दोनों में, 11 और 13, ये दो घटक हैं। एक्स में कौन से घटक हैं, 8, 9, 10, 11, 11 आ गया इधर, 12, 13 आ गया इधर, 14। इस x के सारे घटक हो गए। अब y के सारे घटक हमको लिखना है। ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है वो आ गया यहाँ पर, 13 भी आ गया, 17 है और 19 है। तो ये हमने वेन आकृति बना दिया, राइट। एक था विश्व समुच्चय 1 से लेके 20, तो ये हमारा विश्व समुच्चय हो गया 1 से लेके 20। अब x और y तो सारे के सारे हो गए। x और y में अब जो नहीं है वो विश्व समुच्चय में तो है ही है। तो विश्व समुच्चय, अब x और y में कौन सा घटक नहीं है विश्व समुच्चय का, एक है क्या इसमें, नहीं। x में है क्या कहीं, नहीं। y में है क्या कहीं, नहीं। तो x और y में आएगा क्या, वो नहीं। वो कहाँ आएगा, x और y के बाहर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, करेक्ट। उसके बाद 2 तो है ही है, 2, 3, 5 आ गए सब, 2, 3, 5, 7, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, 17 आ गया और 19 भी आ गया, राइट। बचा क्या, यू के देखो, एक तो हमने लिख दिया, 2, 3, 4, 4 है क्या इसमें, नहीं है, तो 4 भी आ गया। 5 है, 6 है क्या इसमें, नहीं है, इसलिए 6 भी आ गया। कहीं भी लिख सकते हो आप, विश्व समुच्चय में कहीं भी लिख सकते हो, 1, 4, 6। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है, ओके। 16 भी नहीं है, 17 है, 18, 19, 20, करेक्ट। तो 20 अंक हो गए, ओके। तो ये हमारा हो गया वेन आकृति।